हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में मैंने आपको चैप्टर 8 यानी अध्याय 8 हिंदी ग्रामर का पढ़ाया था, जो कि था संज्ञा के विकारी तत्व। इसके पहले हमने संज्ञा पढ़ा था चैप्टर 7 में संज्ञा, और संज्ञा के बाद हमने संज्ञा के विकारी तत्व पढ़े थे। विकारी तत्व यानी जिसके द्वारा, वो तत्व जिसके द्वारा संज्ञा में परिवर्तन आ जाए, विकार उत्पन्न हो यानी परिवर्तन आ जाए। जैसे लड़के का लड़कों हो जाए, लड़के का लड़कियां हो जाए, लड़की हो जाए, तो ये क्या हुआ, परिवर्तन हो जाता है संज्ञा में। नदी का नदियाँ, किताब का किताबों, ये क्या हुआ, ये परिवर्तन हुआ। तो इसको हमारे व्याकरण की भाषा में विकार कहते हैं। तो संज्ञा के विकारी तत्व कौन कौन से हैं, किसके द्वारा संज्ञा में विकार उत्पन्न होता है, तो इसको हम पढ़ रहे थे। तो मैंने आपको संज्ञा के 3 विकारी तत्वों के बारे में बताया था, लिंग, वचन और कारक। ये 3 संज्ञा के विकारी तत्व होते हैं। तो हिंदी में 2 लिंग प्रयोग में आते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। जिस शब्द के जिस रूप से हमें स्त्री जाति का बोध होता है, स्त्री जाति का भान होता है, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जिस शब्द से हमें पुरुष जाति का बोध होता है, शब्द के जिस रूप से हमें यह ज्ञात हो कि यह बात किसी पुरुष वर्ग के बारे में की जा रही है, अगर शब्द के रूप से हमें यह ज्ञान हो जाता है तो यह वो पुल्लिंग कहलाता है। शब्द का, लिंग का ज्ञान हमें किन आधारों पे होता है, मैंने ये भी आपको बताया था। एक तो शब्द के अर्थ से हम लिंग की पहचान का निर्णय ले पाते हैं, या तो शब्द के रूप से कि वह किस रूप में प्रयुक्त हो रहा है। तो इन 2 रूपों से हम पहचान पाते हैं कि यह कौन सा लिंग है, अर्थात पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था दूसरा कारक जो है, दूसरा तत्व जो है संज्ञा का विकारी तत्व जो है, वह वचन है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग में मैंने आपको ये भी बताया था कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो नित्य स्त्रीलिंग होते हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो नित्य पुल्लिंग होते हैं। और पुल्लिंग की पहचान कैसे होती है, जैसे देशों, पहाड़ों व समुद्रों के नाम पुल्लिंग होते हैं, महीने व दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं, पृथ्वी को छोड़कर अन्य सारे ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं, धातुओं के नाम, जिसमें चांदी एक अपवाद है, चांदी को छोड़कर प्रायः सभी धातुओं और मणियों के नाम जो है, रत्नों के नाम, वो पुल्लिंग होते हैं। जैसे हीरा, पन्ना, पुखराज, सोना, मोती, ये सारे पुल्लिंग होते हैं, लेकिन चांदी इसमें एक स्त्रीलिंग होता है। द्रव पदार्थों के नाम पुल्लिंग होते हैं प्रायः, जैसे घी, तेल, पेट्रोल, दूध, इस तरह के शब्द। फिर शरीर के कुछ अंगों के नाम, यानी कुछ स्त्रीलिंग भी होते हैं, कुछ अंगों के नाम पुल्लिंग होते हैं। प्राणी, समुदाय या समूह का ज्ञान कराने वाले शब्द प्रायः पुल्लिंग होते हैं। ये मैंने स्त्रीलिंग की पहचान कैसे होती है, ये सब मैंने आपको बताया था। जिन शब्दों की संज्ञाओं के अंत में आ, ई हो, वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जिन शब्दों के अंत में आहट, आवट, इया, इमा, आश्रित आदि आते हैं, वो प्राय स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जिस तरह से मैंने बताया आपको कि समुद्रों के नाम पुल्लिंग होते हैं, उसी तरह मैंने आपको बताया था कि नदियों के नाम प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, और भोजन व मसालों के नाम भी प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। और जैसा मैंने आपको पुल्लिंग बताते समय बताया कि शरीर के कुछ अंगों के नाम पुल्लिंग होते हैं, बाकी शरीर के कुछ अंगों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। तो ये तो हो गया पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में। और पुल्लिंग का स्त्रीलिंग बनाने के नियम, जो कि मैंने आपको 11 नियम बताए थे। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के मैंने आपको 11 नियम बताए थे। उसके बाद मैंने आपको वचन पढ़ाया था। वचन भी पुल्लिंग की तरह ही, वचन के भी 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो शब्द का वह रूप जिससे हमें यह ज्ञात होता है कि यह वस्तु या व्यक्ति या पदार्थ या प्राणी संख्या में कितने हैं, ये संख्या में 1 है अथवा 1 से अधिक है, वे वचन कहलाते हैं। तो एक वचन क्या हो गया, इस परिभाषा के आधार पर जिस शब्द के जिस रूप से हमें किसी व्यक्ति की या किसी प्राणी, किसी वस्तु का, किसी जीव का संख्या में 1 होने का पता चलता है, वह एक वचन कहलाता है। और उसी प्रकार से जिस शब्द के जिस रूप से हमें किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी या स्थान के अनेक होने का पता चलाता है, वह बहुवचन कहलाता है। वचन की पहचान के प्रकार
किस प्रकार से होती है, वो भी दो ही प्रकार से होती है। जैसे संज्ञा या सर्वनाम द्वारा, संज्ञा के नाम से ही जैसे पता चल जाता है कि शब्द एक है या अधिक है। जैसे गधा गधे, पुस्तक पुस्तकें, बच्चा बच्चे, वह वे, मैं हम, ये शब्द जो हैं संज्ञा सर्वनाम शब्दों द्वारा हमें यह पता चल जाता है कि यह एक वचन के बारे में बात हो रहा है या दो वचन के बारे में। दूसरा किसे, कभी कभी ऐसा होता है कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों द्वारा हमें नहीं पता चल पाता है कि एक वचन की बात हो रही है या बहुवचन की। तो हमें उस समय कैसे पता चलता है? हमें उस समय क्रिया शब्दों द्वारा हमें पता चलता है कि वचन के बारे में कि कौन से क्रिया के शब्द जो क्रियापद जो होते हैं। जैसे हम जब कोई शब्द देखते हैं तो हमको नहीं समझ में आता है, अगर एक वाक्य है उसका हम पहला शब्द देख रहे हैं कि विद्यार्थी, विद्यार्थी शब्द आ गया आपके सामने। अब आपको ये नहीं पता चल पा रहा है कि ये एक वचन है या बहुवचन है। हम आगे का सेंटेंस देखेंगे कि क्रिया क्या हो रही है। विद्यार्थी पढ़ रहा है, तो हम क्या पता लगा, एक विद्यार्थी है जो कि पढ़ रहा है। अगर सामने ये लिखा है उसके क्रियापद ये है विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, तो हमको ये ज्ञान हो जाता है कि यहाँ बहुत से विद्यार्थियों के बारे में बात हो रही है, बहुत से विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, अर्थात बहुवचन के बारे में बात हो जा रही है। और ये तो इस तरह से हम दो रूपों से, दो तरीके से पता करते हैं, हमें ज्ञान होता है कि एक वचन के बारे में बात हो रही है या बहुवचन के। पहले तो संज्ञा सर्वनाम शब्दों द्वारा और दूसरा है क्रिया शब्दों द्वारा, क्रिया के द्वारा। और फिर मैंने बहुवचन के बारे में आपको बताया था, कभी कभी हम आदरार्थ यानी किसी को सम्मान देने के लिए भी बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे आप बैठिए, तो बैठिए शब्द क्या हो गया, बहुवचन हो गया, लेकिन यहाँ पे एक वचन के लिए शब्द प्रयोग किया जा रहा है। सिर्फ सम्मान देने की वजह से यहाँ पे बहुवचन का प्रयोग होता है। उसी तरह से कुछ शब्द होते हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं, जैसे आंसू, प्राण, ये सब शब्द क्या है, ये सब बहुवचन में प्रयोग होते हैं। एक के बारे में बात होती है लेकिन यहाँ बहुवचन का प्रयोग होता है, तो ये नित्य बहुवचन शब्द कहे जाते हैं। कुछ शब्द नित्य एक वचन होते हैं। फिर कारक है, कारक यानी कि विभक्ति या परसर्ग। कारक परसर्ग जो होते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, ये मैंने आपको पूरा पढ़ाया था। तो ये तीसरा जो है कारक है, तीसरा तत्व है संज्ञा के विकारी तत्वों में से। इसमें मैंने आपको 8 कारक पढ़ाए थे। करण का, कर्ता कारक, करण कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक प्लस संबोधन कारक। ये जो है 8 कारक, इनके द्वारा भी संज्ञा पे संज्ञा में विकार उत्पन्न होता है, संज्ञा में परिवर्तन आता है। तो ये तो हो गया आपके चैप्टर के बारे में। अब यहाँ पे देखिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं हमने सीखा। तो यहाँ पे देखते हैं हमने सीखा शब्द का वह रूप जिससे यह ज्ञात हो कि वह एक प्राणी, वस्तु या पदार्थ के लिए प्रयुक्त हुआ है अथवा अधिक के लिए वचन कहलाता है। तो ये तो वचन के बारे में बात हो गई। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसके संबंध वाक्य में क्रिया अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का जाना जाए उसे कारक कहते हैं। इसके अलावा शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है अथवा स्त्री जाति का है, व्याकरण में उसे लिंग कहा जाता है। तो ये तो हो गया लेसन के बारे में। अब हम अभ्यास देखते हैं। पहला आपका अभ्यास से प्रश्न है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए, टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, कवि का स्त्रीलिंग क्या है? तो यहाँ पे कवित्री दिया है, कवित्री दिया है, कवियित्री दिया है, कवयित्री दिया है। तो आपका जो तीसरा ऑप्शन है कवयित्री, यही आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो इस पर आप टिक करेंगे। फिर आपका दूसरा, एक बार मैं फिर आपको बता दूं कि आप अपनी बुक पे पेंसिल से टिक करेंगे। आपको क्लियर दिखे इसलिए वजह से मैं पेन से करती हूँ, तो आप पेन से टिक नहीं करेंगे अपनी बुक पे। तो
ये आपका तीसरा सही हो गया। फिर ख है आपका, इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन नहीं है। तो इनमें देखिए आग, प्राण, आंसू, दर्शन, ये आपके 4 शब्द दिए हुए हैं। मैंने आपको नित्य बहुवचन शब्द पढ़ाते समय बताया था कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो अकेले होते हुए भी बहुवचन में प्रयोग होते हैं, जिसमें से प्राण भी ऐसा ही शब्द है, आंसू भी ऐसा ही शब्द है, अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, और दर्शन भी ऐसा शब्द है जो बहुवचन में प्रयोग होता है। तो यहाँ पे सिर्फ आग ऐसा बचता है जो कि बहुवचन का शब्द नहीं है। फिर तीसरा है, पेड़ से पत्ता गिरता है, रेखांकित में कारक बताइए। मैंने आपको कारक पढ़ाते समय बताया था कि अलग से जो है 2 जगह प्रयोग होता है। तो करण में यानी जिसके द्वारा कार्य संपन्न हो उसमें एक से का प्रयोग होता है। जैसे राम ने रावण को धनुष बाण से मारा, तो यहाँ पे करण कारक है। लेकिन अगर से का प्रयोग अलग होने के अर्थ में होता है, जैसे छत से पानी गिर रहा है, तो यहाँ पे से कौन सा हो गया, अपादान कारक के रूप में ये प्रयोग होता है। से जब अलग होने के अर्थ में से का प्रयोग हो तो वह अपादान कारक होता है। तो यहाँ पे पेड़ से पत्ता गिरता है यानी पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, तो अपादान कारक होगा। फिर चौथा है आपका, हस्ताक्षर शब्द सदैव किस वचन में प्रयुक्त होता है। तो हस्ताक्षर शब्द सदैव एक बहुवचन में प्रयोग होता है। यह आपका हो गया पहला क्वेश्चन, टिक द करेक्ट ऑप्शन। अब आपका दूसरा क्वेश्चन है, रंगीन शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य पुनः लिखिए। तो यहाँ आपको जो रंगीन शब्दों में लिखा हुआ है पिंक कलर में, देखिए आप कुछ संज्ञा शब्द आपके दिए हुए हैं, इनको लिंग परिवर्तन करना है। लिंग परिवर्तन मैंने आपको बताया था कैसे करना है। लिंग परिवर्तन करके वाक्य को पुनः लिखना है, उसी के अनुसार वाक्य को लिखना है। सिर्फ ऐसा नहीं कि अध्यापक का आप अध्यापिका कर देंगे और लिख देंगे पढ़ा रहे हैं तो ये आपका वाक्य सही होगा, नहीं, बिल्कुल व्याकरण के हिसाब से ये बिल्कुल गलत होगा। तो आपको उस शब्द को परिवर्तित करके उसके अनुसार वाक्य लिखना है। तो यहाँ आपका वाक्य है, अध्यापक पढ़ा रहे हैं, तो आप लिखेंगे अध्यापिका पढ़ा रही हैं। अध्यापिका पढ़ा रही है। दूसरा शब्द है आपका, मालिन फूलों की माला बनाती है। तो यहाँ आपको मालिन का माली करना है, लिंग परिवर्तन करना है पहले, फिर आपको लिखना है माली फूलों की माला बनाता है। माली फूलों की माला बनाता है। फिर है, हाथी नदी में नहा रहा है। यहाँ आपको क्या करना होगा, हथनी, हथनी आपको लिखना होगा। नदी में नहा रही है। नेक्स्ट का है आपका वाक्य, बुढ़िया ने सड़क पार कर ली। यहाँ आपको फिर लिंग परिवर्तन करना है, तो आपको लिखना है बूढ़े ने सड़क पार कर लिया। बूढ़े ने सड़क पार कर लिया। यह आपका हो गया। नेक्स्ट पेज पे देखिए, यहाँ आपके भी 2 वाक्य और हैं। कवि ने कविता सुनाई।
तो यहाँ आप लिखेंगे कवयित्री ने कविता सुनाई। कवयित्री ने कविता सुनाई। यहाँ पे देखिए दर्जी शब्द का प्रयोग हुआ है, तो आप यहाँ पे दर्जिन लिखेंगे। दर्जिन ने कपड़े सिल दिए। फिर तीसरा क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में इस प्रकार प्रयोग कीजिए कि उनका लिंग स्पष्ट हो जाए। मैंने आपको लेसन पढ़ाते समय स्पष्ट किया था कि जब हम किसी शब्द को अगर आप नहीं समझ पाते हैं कि ये कौन सा लिंग है, कौन सा वचन है, तो उस शब्द को वाक्य में प्रयोग कीजिए। उसके क्रिया द्वारा या उसके वाक्य प्रयोग द्वारा आपको स्पष्ट हो जाएगा कि यहाँ किस वचन और किस लिंग की बात की जा रही है। तो वही क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आ गया, शब्दों को वाक्यों में इस प्रकार प्रयोग कीजिए कि उनका लिंग स्पष्ट हो जाए। यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं, अगर आपको बहुत अच्छी जानकारी नहीं है व्याकरण की किसी को भी, तो वह इन शब्दों से नहीं जान पाएगा कि यह किस लिंग की बात की जा रही है। अगर आप इसको वाक्य में प्रयोग करेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि किस लिंग की बात की जा रही है। तो पहला शब्द है आपका नाक। मैंने आपको बताया था शरीर के कुछ अंग पुल्लिंग होते हैं, कुछ अंग स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाते हैं। तो नाक एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग स्त्रीलिंग में होता है, शरीर का एक ऐसा अंग है। तो इसको आप लिखेंगे, कोई भी एक नाम लिख सकते हैं आप, जैसे राहुल की नाक बहुत छोटी है। राहुल की नाक छोटी है, ये आप लिख सकते हैं। तो छोटी शब्द आ गया तो आपको स्पष्ट हो गया कि यहाँ स्त्रीलिंग में प्रयोग हो रहा है। मोटी छोटी कुछ भी लिख सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे स्पष्ट कर दूँ, अगर मान लीजिए यहाँ पे होठ शब्द दिया होता, तो होठ के साथ अगर आप लिखेंगे कि राहुल का होठ छोटी है, तो आपको खुद अटपटा सा लगेगा। तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि नहीं, आपका सेंटेंस गलत है, यानी यह स्त्रीलिंग नहीं है। जहाँ भी आपको स्पष्ट न हो, आप इस तरह से वाक्य प्रयोग करके स्पष्ट कर सकते हैं। अब राहुल की नाक छोटी है, यह सेंटेंस आपको सही लग रहा है सुनने में, यह वाक्य सही लग रहा है। लेकिन अगर होठ छोटी है लिखेंगे तो आपको तुरंत ही अजीब सा लगने लगेगा कि नहीं, गलत है, कुछ तो गलत है यहाँ पे। तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि स्त्रीलिंग की बात हो रही है कि पुल्लिंग की बात हो रही है। तो यहाँ पे छोटी शब्द सटीक लग रहा है, तो ये स्त्रीलिंग हो गया। दूसरा शब्द आपका लोहा दिया है। धातुओं के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, तो लोहा भी एक पुल्लिंग है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, लोहा एक मजबूत धातु है। लोहा एक मजबूत धातु है। लुहार, ये तो जैसे स्पष्ट हो रहा है कि ये पुल्लिंग के बारे में बात हो रही, लुहार शब्द से ही, लेकिन इसके वाक्य प्रयोग आपको करना है। मैंने आपको पढ़ाते समय पढ़ाया भी था, लुहार, लुहारिन, सुनार, सुनारिन, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग इनके अलग अलग होते हैं। तो इसको आप लिख लीजिए, लुहार ने लोहे का बर्तन बनाया, लोहे का औजार बनाया। फिर रात शब्द है। रात एक स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसको आप लिखेंगे, आज की रात बहुत सुहावनी है।
अब हिंदी शब्द है, तो हिंदी मैंने आपको बताया था कि प्रायः भाषाओं के नाम, उनकी लिपियों के नाम स्त्रीलिंग में होते हैं। तो इसको आप किसी भी तरह प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, मातृभाषा है, लेकिन इससे बहुत स्पष्ट नहीं होगा कि आप स्त्रीलिंग की बात कर रहे हैं या पुल्लिंग की। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि मुझे हिंदी आती है। यहाँ पे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि स्त्रीलिंग की बात हो रही है। अगर हम लिख देते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, तो इससे बहुत स्पष्ट नहीं हो पाएगा कि यहाँ पे किस पुल्लिंग की बात हो रही है, स्त्रीलिंग की बात हो रही है या पुल्लिंग की बात हो रही है। अब यहाँ पे आपके शब्द क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रत्ययों से अंत होने वाले स्त्रीलिंग शब्दों के दो उदाहरण लिखिए। अब यहाँ पे आवट प्रत्यय दिया हुआ है, पहला प्रत्यय आपका है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं बनावट। फिर आप दूसरा लिखेंगे मिलावट। फिर आ प्रत्यय वाले शब्द आपको लिखने हैं, तो यहाँ पे आप जैसे कोई भी पुल्लिंग शब्द हो उसके आगे अगर आ जोड़ते हैं तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तन हो जाता है। जैसे मित्र शब्द है, सॉरी मित्र का नहीं होगा, तो पहला आप लिखेंगे शिष्य का शिष्या, फिर प्रिय का प्रिया। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ऐसे शब्द नहीं लिखने हैं जो स्त्रीलिंग हो, साथ में वो आकरांत हो। आपको ऐसे शब्द लिखने हैं जो अकरांत हो, उसमें आ प्रत्यय जोड़ने के बाद वो शब्द बने, क्योंकि क्वेश्चन आपका पूछ रहा है निम्नलिखित प्रत्ययों से अंत होने वाले स्त्रीलिंग शब्द के दो उदाहरण दीजिए। यानी उसमें आ प्रत्यय लगे हों, स्वयं वो शब्द पूरा ना हो, आकरांत पूरा शब्द ही ना हो, उसमें आ प्रत्यय जोड़ना हो। फिर या प्रत्यय वाले शब्द हैं, तो आप यहाँ पे बुढ़िया, लुटिया, फिर वती है, वती प्रत्यय, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं पुत्रवती, गुणवती। फिर इन प्रत्यय है, इन प्रत्यय से आप लिख सकते हैं धोबिन, लुहारिन। फिर आपको पांचवा क्वेश्चन है आपका, दिए गए शब्दों के बहुवचन बताइए। यहाँ पे एक वचन वाले शब्द लिखे हुए हैं आपके, फिर आपको इनका बहुवचन में प्रयोग करना है। जैसे चिड़िया शब्द है, मैंने आपको पढ़ाते समय बताया था कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके उच्चारण में आपको अंतर नहीं स्पष्ट होगा। अगर बहुत स्पष्ट उच्चारण किसी का नहीं है तो आपको समझ में नहीं आएगा उच्चारण से अंतर, लेकिन वहाँ पे उसका अंतर कैसे पता चलता है, हम लिखने में उसका अंतर देखते हैं। जैसे गुड़िया, चिड़िया, इस सब में जब बहुवचन का प्रयोग करते हैं तो हम चंद्राकार बिंदु लगाते हैं उसके ऊपर और कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो उसके वजह से बहुत लोगों के उच्चारण में स्पष्ट उच्चारण नहीं होता है, तो अंतर नहीं समझ में आता है। तो यहाँ पे चिड़िया एक वचन दिया हुआ है, तो इसका आप बहुवचन लिखेंगे चिड़िया। फिर माला शब्द है, तो मालाएं, इसको लिखेंगे आप। आप ध्यान देखेंगे अक्सर जब एक वचन का बहुवचन बनता है तो अक्सर उसके ऊपर चंद्राकार होता ही है, लेकिन कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें और कोई अंतर नहीं होता है, सिर्फ चंद्राकार बिंदु का ही प्रयोग होता है। जैसे माला हमने लिखा, तो मालाएं
जब हम लिखेंगे तो उसमें भी चंद्राकार बिंदु का प्रयोग होगा। फिर कली है तो इसका भी हम कलियाँ लिखेंगे। और एक बात तो हमने और बताई थी, अक्सर जब हम इस तरह के शब्द लिखते हैं बहुवचन बनाने में तो बड़ी ई की मात्रा का छोटी ई हो जाता है। दीर्घ ई या दीर्घ का हर्ष हो जाता है। जैसे नदी है तो इसका नदियाँ हो जाएगा। आप देखेंगे कि बड़ी का छोटी हो जा रहा है। रात का रातें, अनुस्वार या अनुनासिक का प्रयोग होता ही है बहुवचन बनाने में। बच्चा का बच्चे, यहाँ पे अनुस्वार या अनुनासिक कुछ नहीं लगेगा। पक्षी का पक्षियों, फिर तितली है तो इनका हो जाएगा तितलियाँ। तो यह आपका हो गया एक वचन का बहुवचन में परिवर्तन हो गया। फिर निम्नलिखित विभक्त चिन्हों का प्रयोग कर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पे विभक्ति चिन्ह दिए हुए हैं। परस्पर का आपका द्वारा, के लिए, पर, से, में, ये दिए हुए हैं। तो आपको इनसे निर्मित कोई वाक्य बनाने हैं जिनमें ये परसर्ग लगे हुए हों। तो अगला क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन आपने देख लिया। इसमें मैंने कारक पढ़ाते समय आपको बताया था कि किस तरह से चिन्हों का प्रयोग होता है। 8 कारक मैंने आपको बताए थे। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ये 8 कारक के अलग अलग चिन्ह बताए थे मैंने। जिसमें से एक ऐसा चिन्ह है जो 2 जगहों पर प्रयोग होता है। तो यहाँ पे जो पहला आपका चिन्ह दिया है द्वारा, यहाँ से का ही प्रयोग होता है। आपको स्पष्ट करने की वजह से आपकी पुस्तक में ऐसा दिया है द्वारा, इसका चिन्ह से ही होता है। मैंने आज भी आपको ये एग्जाम्पल से का दिया था। तो पहला इसका चिन्ह आप लिखेंगे, नौकर ने चाकू द्वारा फल को काटा। यहाँ पे आप चाकू से का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन बुक में द्वारा दिया हुआ है क्योंकि अपादान और करण कारक में अंतर स्पष्ट करने के लिए द्वारा दिया हुआ है। आप जब भी कारक पढ़ेंगे तो आपको से लिखा होगा, से के आगे कोष्टक में के द्वारा लिखा रहता है, अर्थात के द्वारा गौड़ है, मुख्य रूप से का ही प्रयोग होना चाहिए। तो इसको मैंने उल्टा कर दिया है आपको समझने के लिए। फिर के लिए किसका चिन्ह है, के लिए जो है संप्रदान कारक का चिन्ह है। करण से संप्रदान के लिए यानी जिसके लिए क्रिया होती है। कर्ता जो कार्य को करता है, कर्म यानी क्रिया का प्रभाव जिस पे पड़ता है, और करण कारक जिसके द्वारा क्रिया, जिस साधन के द्वारा क्रिया संपन्न होती है। और उसके बाद क्या है आपका संप्रदान कारक, यानी जिसके लिए कार्य होता है, जिसके लिए कार्य किया जाए या जिसको कुछ दान में दिया जाए, वह संप्रदान कारक होता है। तो आप यहाँ लिखेंगे, मौसी बच्चों के लिए कपड़े लाई। फिर आपका है पर में और पर चिन्ह, ये अधिकरण कारक के चिन्ह होते हैं। अधिकरण कारक यानी जिस समय में या जिस स्थान पर क्रिया संपन्न हुई, उस स्थान को अधिकरण कारक कहते हैं। यानी जिस जगह पे क्रिया संपन्न हुई या जिस समय में क्रिया संपन्न हुई, उसी को अधिकरण बोलते हैं। जैसे मेज पर, गिलास में, डिब्बे में, इस तरह के जो साधन होते हैं। ये में पर किसका चिन्ह है, अधिकरण कारक का चिन्ह है। तो यहाँ पे में नहीं दिया, पर दिया है, तो आपको पर लिखना है। बिल्ली मेज पर बैठी है। मेज पर पुस्तक रखी है, इस तरह का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। पुस्तक के ऊपर पेन रखी है, कोई भी आप इस तरह का प्रयोग करते हैं। फिर आपका से चिन्ह दिया हुआ है, तो से मैंने आपको बताया करण और अपादान दोनों में प्रयोग होते हैं, लेकिन यहाँ पे द्वारा पहले में ही आपका दे दिया हुआ है, फिर से दिया है। तो इसका तात्पर्य यही है कि यहाँ से अपादान कारक से आया है।
तो अपादान कारक यानी अलग होने के अर्थ में से का प्रयोग। तो यहाँ पे आप लिखेंगे छत से पानी गिर रहा है। फिर यहाँ पे में चिन्ह आ गया। में भी अधिकरण कारक का ही चिन्ह है, जिसका भी आपने पर लिखा है, बिल्ली मेज पर बैठी है। फिर में चिन्ह आ गया, ये भी अधिकरण कारक का ही चिन्ह है। तो इसका आप एग्जाम्पल लिखेंगे, गिलास में पानी भरा है। अब आपको यहाँ पे 7वां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के लिंग, वचन व कारक लिखिए। तो यहाँ पे आपको लिंग, वचन और कारक लिखना है। मैं यश को पत्र लिखती हूँ। तो यहाँ पे को है, को किसका चिन्ह है? को जो है कर्म कारक का चिन्ह है। तो पहले आप कारक में को लिखेंगे, कर्म कारक। और यहाँ पे आपसे कहा गया है रेखांकित शब्दों के लिंग। तो यहाँ तो जो आप क्रिया का प्रयोग देखेंगे, लिखती हूँ तो स्त्रीलिंग हो जाएगा, लेकिन आपको रेखांकित शब्दों का लिंग देखना है। तो यश है यहाँ पे रेखांकित, जो कि पुल्लिंग है। तो यहाँ पे और यश एक नाम का प्रयोग हुआ है, तो वचन भी एक ही होगा। पुल्लिंग, एक वचन, कर्म कारक। फिर पेड़ों से पत्ते गिरे। तो पेड़ जो है वो पुल्लिंग होता है, ये भी पुल्लिंग है, तो आप पुल्लिंग लिखेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे पेड़ों शब्द का प्रयोग हुआ है, यानी बहुवचन से यहाँ अलग होने के अर्थ में है। तो यहाँ पे अपादान कारक आप लिखेंगे। फिर है आपका छत पर कौन है। तो छत भी पुल्लिंग में आता है। सॉरी, छत स्त्रीलिंग होगा। छत पर कौन है। फिर पर आ गया यहाँ पे, छत पर एक वचन यहाँ पे होगा, एक छत की बात की जा रही है। फिर कारक पूछ रहा है, तो में पर मैंने आपको बताया अधिकरण कारक। यहाँ पे अधिकरण कारक होगा जिस स्थान पे काम हो, स्थान और समय का बोध कराने वाले शब्द अधिकरण कारक में आते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिलान करना है। इसमें जो है पहला आप शब्द है, तो इसको आप मिलाएंगे आप लोग से। फिर लकड़ी है, तो लकड़ी का होगा लकड़ियाँ, एक वचन का बहुवचन से मैच करना है। फिर दूसरा है चिड़िया, तो आपको चिड़िया से मैच करना है इसको। फिर तीसरा है विद्यार्थी, तो यहाँ पे विद्यार्थी वर्ग से आप मैच करेंगे इसको। फिर है रीति, तो रीतियाँ, इसका सेकंड वाला देखिए, दूसरे कॉलम का सेकंड ऑप्शन रीतियाँ। फिर बहन है, इसका बहने हो जाएगा। फिर है निम्नलिखित विभक्ति चिन्हों से संबंधित कारकों के नाम लिखिए। तो यहाँ आपको कारक चिन्हों के नाम, कारक के नाम लिखने हैं। कारक चिन्ह आपके दिए हुए हैं। पहला संप्रदान के लिए है, तो इसको आप संप्रदान लिखेंगे। संप्रदान के लिए
संप्रदान का चिन्ह होता है के लिए। को या के लिए संप्रदान का चिन्ह होता है। दूसरा आपका है पर, तो ये अधिकरण कारक होगा। में, पे, पर ये सब अधिकरण कारक के चिन्ह है। फिर तीसरा है से, तो यहाँ आप अपादान कारक लिखेंगे, क्योंकि से यहाँ पे से अलग से दिया अलग होने के अर्थ में, तो ये आपका से जो है ये करण कारक हो गया आपका। फिर हे, अरे, ओ ये सब संबोधन कारक के चिन्ह होते हैं। फिर में है, तो यहाँ पे में पर दोनों अधिकरण के चिन्ह है, तो यहाँ भी अधिकरण ही होगा, में, पे, पर। के द्वारा ये आपका करण कारक होगा, के द्वारा और से एक ही चीज है, जिसकी सहायता से कार्य होता है। फिर है ने, कर्ता ने, यहाँ पे कर्ता कारक होगा। फिर यहाँ से अलग होने के अर्थ में दिया हुआ है, तो ये अपादान कारक होगा। फिर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में परसर्ग रेखांकित करते हुए कारक के भेद लिखिए। तो परसर्ग यानी कारक चिन्ह होता है। मेढक पानी में कूद गया, तो यहाँ पे परसर्ग क्या होगा, में, अधिकरण कारक होगा। फिर यहाँ पे है श्यामा गाती है, तो यहाँ पे श्यामा गाती है, मैंने आपको बताया था कर्ता कारक एक ऐसा कारक है जिसमें कभी कभी परसर्ग या कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, वो चिन्ह नहीं दिखाई देते, विभक्ति का के जो चिन्ह होते हैं वो हमको नहीं दिखाई देते। यह हमेशा कर्ता कारक में होता है। बाकी जितने कारक हैं उसके चिन्ह हमेशा साथ में रहते हैं, लेकिन कर्ता कारक में कभी कभी चिन्ह का लोप हो जाता है। मैंने आपको कर्ता कारक पढ़ाते समय पढ़ाया था, तो आप जहाँ भी ऐसे देखेंगे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे कर्ता कारक ही होगा, क्योंकि यहाँ पे चिन्ह का लोप हो गया है, परसर्ग का लोप हो गया है। तो श्यामा गाती है में आपका कर्ता कारक होगा। यहाँ पे आप उसका परसर्ग ने लिख सकते हैं, कर्ता का चिन्ह होता है ने। उसकी कार का रंग नीला है, यहाँ पे भी उसकी कार का रंग नीला है, तो यहाँ पे भी चिन्ह का लोप है, कहीं भी परसर्ग चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा है। उसकी का की के यानी उसकी संबंध स्थापित हो रहा है कार का, और जो चिन्ह है उसकी यानी सर्वनाम और कार के बीच संबंध स्थापित कर रहा है कौन, का चिन्ह, तो यहाँ पे संबंध कारक होगा आपका। फिर हे भगवान यह क्या हुआ, हे, अरे, ओ ये संबोधन कारक के चिन्ह हैं। फिर है ड्राइवर गाड़ी से चला गया, तो जिसके द्वारा क्रिया संपन्न हुई ये क्या हो जाएगा, करण कारक। फिर मेज पर मत कूदो, पर यानी अधिकरण। गरीब बच्चों को कंबल दो, तो यहाँ पे जिसके लिए कार्य होता है, यहाँ बच्चों को किसी को कुछ दिया जाए तो को उसका चिन्ह होता है संप्रदान कारक। यहाँ पे देने की बात हो रही है, बच्चों को कंबल दो, तो यहाँ जहाँ पे कुछ देना जाता, कुछ किसी को दिया जाता है, किसी के लिए जो कार्य किया जाता है, वहाँ पे संप्रदान कारक होता है।
वह दिल्ली से लखनऊ पहुंच गया। यहाँ दिल्ली से दूर हो रहा है व्यक्ति, तो यहाँ पे अपादान कारक हो रहा है। दिल्ली से अलग होने के अर्थ में से का प्रयोग है, तो यहाँ पे अपादान कारक होगा। अक्षय पुनीत को मारता है, यहाँ पे कर्म कारक होगा। कर्म का प्रभाव जिसके ऊपर पड़े वहाँ पे कर्म कारक होता है, क्रिया का प्रभाव जिस पे पड़ता है। तो पुनीत, मारने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? पुनीत पे, तो ये कर्म कारक हो गया। तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। इसको एक बार आप पूरे चैप्टर को, थोड़ा सा लंबा चैप्टर है तो पूरे चैप्टर को अच्छे से आप रीड करेंगे और फिर एक्सरसाइज आप लर्न करेंगे। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।